हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 25 के बारे में। और ये सीरीज हमारी हिंदी पोस्टमार्टम क्लासेस नाम से जानी जाती है, जिसमें दोस्तों हमने अभी तक 24 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। अगर आपने इससे पहले के 24 पार्ट्स नहीं पढ़े हुए हैं तो आप उन वीडियोज़ को दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। आपके आगामी एग्जाम से तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेक्शन रहने वाला है। इसी के साथ दोस्तों आज पार्ट 25 में हम पत्र लेखन के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। पत्र लेखन के देखिए दोस्तों 3 पार्ट्स में आपको करा चुका हूं। आज शायद पत्र लेखन का हमारा ये चौथा पार्ट रहेगा। इसके बाद में एक लास्ट पार्ट और आएगा पत्र लेखन का, जिसमें 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और आज के पत्र लेखन में कम से कम आपके 28, 29, 30 शायद ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो ये हम कवर अप करेंगे। बाकी जो भी बेस था पत्र लेखन का, जो जो भी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में पूछी जाती थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आपसे जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी दोस्तों, उसके अलावा वो नॉर्मली या फिर बेसिक से लेवल पे या सिर्फ प्रश्न फॉर्मेट में पूछा जाता है। जितना भी डिटेल पढ़ना था वो पढ़ा दिया है। आज हम नॉर्मली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उनको छोड़ के, जो पहले पढ़ दिया उसको छोड़ के अलग प्रश्नों के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेस नहीं देखी हैं दोस्तों, तो आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट्स लगाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो कि प्रीवियस वीडियो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, कि प्रारूपण का संबंध है टिप्पण लेखन से, अधोलेख से, अनुस्मारक से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रारूपण का संबंध है दोस्तों मुख्यतः किससे? टिप्पण लेखन से हमारा प्रारूपण का संबंध माना जाता है। वैसे दोस्तों अगर हम प्रारूपण की बात करें या फिर प्रारूप लेखन की बात करें, तो कोई भी हमारा सरकारी पत्र होता है तो उससे पहले उसका एक कच्चा लेख तैयार किया जाता है या कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है। चाहे वह मसौदा या उत्तर पत्रों के उत्तर के संदर्भ में हो या फिर कोई भी पत्र निकाले जाने वाला हो, तो उससे पहले जो भी उसका कच्चा रूप या आलेख या फिर मसौदा तैयार किया जाता है उसे को हम प्रारूपण कहते हैं। कोई भी पत्र दोस्तों आप लिखते हैं ना, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, शासकीय या शासकीय, कोई भी पत्र अगर आप लिखते हैं तो उस पत्र को लिखने से पहले उसका एक प्रारूप होता है। एक प्रारूप होता है, उसी को हम मेनली क्या कहते हैं? प्रारूपण कहते हैं। और प्रारूपण को मेनली रूपरेखा, कच्चा मसौदा, आलेख या फिर ड्राफ्ट भी कहा जाता है। और किसी भी पत्र को भेजने से पहले या किसी भी पत्र के जवाब देने से पहले जो भी उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है उसी को प्रारूप कहते हैं। और इसी प्रारूप को दोस्तों प्रारूप लेखन, इसको लिखने को प्रारूप लेखन या फिर प्रारूपण कहा जाता है। और प्रारूप लेखन का संबंध दोस्तों वैसे हर क्षेत्र से होता है, लेकिन मुख्यतः प्रारूप लिखने वाला जो होता है सहायक और प्रवर लिपिक अपने कार्यालय के अधिकारियों के आदेशों और अन्य निर्देशकों तथा अनुदेशों, टिप्पणियों, पूर्व निर्णय के अनुसार सशक्त अधिकारियों के अनुमोदनार्थ यह हमारे प्रारूप लिखने के बाद में इसे फिक्स करके फिर पत्र भेजा जाता है। तो प्रारूप क्या होता है? मेनली हमारा एक मसौदा, कच्चा लेख या तैयार, यानी कि पत्र लिखने से पहले जो भी आप रफ में वो पत्र लिखते हैं वही हमारा प्रारूपण कहलाता है, जिसका मुख्य संबंध दोस्तों टिप्पण लेखन से माना जाता है। टिप्पण लेखन से इसका संबंध माना जाता है। और लगभग लगभग हर पत्र का दोस्तों वैसे प्रारूपण तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है 25वां, कि आहुति का उत्तर देने के लिए तैयार पत्र का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए कोई भी पत्र आपके पास में आया है तो उसका उत्तर देने के लिए जो भी तैयार पत्र है उसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो उच्च अधिकारी द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है। किसके द्वारा? उच्च अधिकारी के द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है। जैसे सपोज दैट सबसे पहले लिपिक के द्वारा दोस्तों क्या प्रारूप तैयार किया गया, उसके बाद में वह उच्च अधिकारी को उस प्रारूप को दिखाएगा। उच्च अधिकारी अगर उसे वेरीफाई कर देता है तो अनुमोदन कौन करेगा? उच्च अधिकारी करेगा। उसी के बाद में उस आहुति पत्र यानी जो पत्र आया हुआ है उसका जवाब प्रेषित किया जाएगा। ये पत्र लेखन की विशेषता है दोस्तों, हमेशा उच्च अधिकारी के द्वारा फिर उसे पब्लिश करके फिर जारी किया जाता है। एक बार वो पढ़ना चाहता है, कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी जैसे कोर्ट का भी कोई जजमेंट आता है दोस्तों, तो वहाँ पे रफली उसे लिखा जाता है। उसके बाद में फिर से उसे फाइनल चेक किया जाता है। फिर से उसमें जब हेड के सिग्नेचर होते हैं उसके बाद में उसे भेजा जाता है, तो उच्च अधिकारी के द्वारा अनुमोदन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नोट सीट निम्नलिखित में से किसमें प्रयुक्त होती है? तो नोट सीट दोस्तों इसमें से स्मरण पत्र में, टिप्पण लेखन में, परिपत्र में या फिर प्रारूपण में? तो प्रारूपण में मुख्यतः हमारी नोट सीट प्रयुक्त होती है। किसमें? प्रारूपण में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रारूपण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है या गलत है? प्रारूपण संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए, प्रारूपण पूर्ण और स्पष्ट होना चाहिए, प्रारूपण में लंबे और बोझिल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रारूपण लेखन के लिए हल्के हरे रंग का कागज प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन सा विकल्प असंगत है दोस्तों पूछा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें असंगत है कि प्रारूपण में लंबे और बोझिल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, प्रारूपण में छोटे छोटे और हल्के और सरल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जबकि प्रारूपण संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए, पूर्ण और स्पष्ट होना चाहिए तथा प्रारूपण लेखन के लिए हल्के हरे रंग का कागज प्रयोग में लाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही कथन
है। ठीक है, आपको ये डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, संगठनों इत्यादि में घटित होने वाली विशेष घटनाओं, समारोहों, निरीक्षण इत्यादि पर आधारित तैयार किए गए प्रमाणिक विवरण को क्या कहते हैं? प्रतिवेदन कहते हैं, परिपत्र कहते हैं, टिप्पण कहते हैं, या फिर दोस्तों प्रारूपण कहते हैं। तो किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय में या किसी भी विद्यालय में, किसी भी संगठन में जो भी घटित होने वाली विशेष घटनाएं होती हैं, समारोह होते हैं, निरीक्षण इत्यादि होते हैं, उन पर आधारित तैयार किया गया विवरण दोस्तों हमारा प्रतिवेदन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिवेदन कहलाता है। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है दोस्तों कि क्या कहलाता है? प्रतिवेदन कहलाता है। और प्रतिवेदन को ही दोस्तों वैसे एक हिसाब से हमारा क्या कहते हैं? रिपोर्ट भी इसे कहा जाता है। क्या इसे रिपोर्ट भी कहा जाता है? और जिसका अर्थ होता है क्या? सम्यक जानकारी या फिर जांच रिपोर्ट। सम्यक जानकारी या फिर जांच रिपोर्ट इसका अर्थ होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं किसी भी घटना अथवा प्रकरण पर एक विशेष जांच समिति द्वारा नियोक्ता को सौंपी गई रिपोर्ट हमारी प्रतिवेदन कहलाती है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि यार इसकी रिपोर्ट कर दी, इसकी रिपोर्ट कर दी, यानी कि क्या? उसके जो प्रमाणिक विवरण है वो जमा कर दिया, या फिर जो घटना, समारोह, निरीक्षण आदि हुआ था उस पर जो भी विवरण तैयार किया जाता है उसी को हम प्रतिवेदन कहते हैं। या नॉर्मली आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी घटना अथवा प्रकरण से संबंधित क्रमबद्ध विवरण अथवा कार्य योजना जो विश्लेषण के उपरांत किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु तैयार किया गया हो, प्रतिवेदन या फिर रिपोर्ट कहलाता है। जैसे कहीं पे भी दोस्तों भ्रष्टाचार हो रहा है, दुर्घटना हो रही है, किसी का निधन हो गया है, छोटी बड़ी अनियमितताएं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बीमारी, आपदा, वाद विवाद हो रहे हैं, इससे इससे संबंधित हमारी क्या हो सकती है? रिपोर्ट हो सकती है। ठीक है, या प्रतिवेदन, रिपोर्ट, या फिर जो दोस्तों हम इसे जांच रिपोर्ट कहते हैं। इसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं? प्रतिवेदन के 5 भाग होते हैं। एक होता है विषय, दूसरा होता है जांच विवरण, तीसरा होता है अभिमत, चौथा होता है निष्कर्ष, और पांचवा होता है सुझाव। तो प्रतिवेदन के कितने भाग होते हैं? 5। विषय, जांच विवरण, अभिमत, निष्कर्ष और सुझाव। ये सारे पॉइंट आपको दोस्तों याद रखने हैं। और जो ये प्रतिवेदन है यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों की श्रेणी में आता है। औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। और इसमें कम से कम शब्दों में संबंधित घटनाओं का उल्लेख किया जाता है, पूर्णतः निष्पक्ष यह लिखा जाता है। और जो भी घटनाएं, तथ्य या प्रकरण हुए हैं उसको व्याख्याओं से स्पष्ट किया जाता है। एक विषय या घटना को पूरी तरीके से इसमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा प्रतिवेदन लिखा जाता है। आप सिर्फ डेफिनेशन याद रखिएगा कि किसी भी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, विद्यालय, संगठन इत्यादि में घटित होने वाली विशेष घटनाओं, समारोह, निरीक्षण इत्यादि पर आधारित किए गए प्रमाणिक विवरण को प्रतिवेदन या फिर रिपोर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी उत्पाद या प्रोडक्ट, किसी भी विचार अथवा सेवा को बेचने या प्रचारित तथा प्रसारित करने के लिए प्रयुक्त मुद्रित अथवा मौखिक साधन क्या कहलाता है? तो किसी भी उत्पाद, किसी भी विचार अथवा सेवा को बेचने या प्रचारित या प्रसारित करने के लिए दोस्तों उपयुक्त जो मुद्रित अथवा मौखिक साधन होता है, यह दोस्तों क्या कहलाता है? विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन यानी कि ऐड। आप देखते हैं ना टीवी में ऐड आते हैं कि ये क्रीम ले लो, ये बैट ले लो, या फिर ये कपड़े ले लो, इस ब्रांड के जूते ले लो, ये गाड़ी ले लो, ये बाइक ले लो। तो जो अलग अलग एड्स आते हैं, ये ट्रिमर ले लो, तो वही सब क्या होता है? हमारा विज्ञापन होता है। जैसे कि हम लोग भी कभी कोई कोर्स लॉन्च कराते हैं तो कोर्स के बाद में हम अपना क्या करते हैं? विज्ञापन जारी करते हैं कि यार हमारे कोर्स में आपको ये मिलेगा, ऐसे ऐसे मिलेगा। या हम जैसे एप्लीकेशन हमने छपवाई तो एप्लीकेशन का मैं जब कभी कभी आपको डिटेल्स में बताता हूँ तो वहाँ पे हमारी एक टेम्पलेट होती है, तो उससे क्या बोलते हैं? विज्ञापन। कोई भी कोचिंग सेंटर है तो वो अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी किताबों के बीचों में कोचिंग सेंटर्स के जो फोटो लगे हुए रहते हैं, ये क्या होता है? विज्ञापन होता है। कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में देखिए फ्रंट पेज में कभी कभी बाइक की फोटो आती है, कार की फोटो आती है, या किसी योजना की फोटो आती है। वह सभी चीज़ें क्या होती है दोस्तों? विज्ञापन के अंतर्गत आती हैं। यानी कि किसी भी उत्पाद, प्रोडक्ट, विचार अथवा सेवा को बेचने या प्रचारित या प्रसारित करने के लिए जो प्रयुक्त मुद्रित और मौखिक साधन होता है, इसको कहते हैं विज्ञापन। और विज्ञापन से संबंधित जो जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? तो बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण दोस्तों हमारा कार्यवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्यवृत्त कहलाता है। तो ये भी आपको डायरेक्टली दोस्तों याद रखना है कि बैठक में जो भी उपस्थित पदाधिकारी होंगे या व्यक्ति होंगे, उनकी राय का जो पूरा विवरण होगा या उनकी कार्यसूची में रेखांकित कार्यों का जो विचार विमर्श होगा, वह संक्षिप्त विवरण दोस्तों कार्यवृत्त के अंतर्गत आता है। या फिर आप कह सकते हैं यही परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो डायरेक्टली मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण, कार्यसूची में रेखांकित कार्य पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण हमारा
क्या कार्यव्रत कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, पत्र लेखन से हमारा जितना भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स था वो हमने लगभग दोस्तों बात कर लिया है। अब इसके अलावा भी दोस्तों हमारी एक दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कार्यव्रत तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हमारे बधाई पत्र होते हैं, या फिर मितव्ययी पत्र होते हैं, पावती पत्र होते हैं, और हम ये कह सकते हैं एक्नॉलेजमेंट होते हैं, निजी पत्र होते हैं, तार लेखन या टेलीग्राम होता है, प्रेस विज्ञप्ति होती है। तो ये सभी चीज़ें उतनी ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, और अगर पूछी भी जाएंगी, या पृष्ठांकन क्या होता है, ध्रुव पत्र या एक्सप्रेस लेटर क्या होता है, जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आप लोगों के लिए। अगर आप लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे होते तो थोड़ा बहुत हम ये कह सकते थे कि चांसेस बन जाते हैं, लेकिन यूके प्लस से मुझे नहीं लगता कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो मैंने आपको करा दिया है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, और इनको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है। अब देखिए, व्यावसायिक पत्र मैंने आपको पहले दिन ही बताया था दोस्तों, जो व्यावसायिक पत्र होता है, व्यवसाय से संबंधित जो भी पत्र होता है, यह किस श्रेणी में आता है दोस्तों, तो यह औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। तो जो भी फॉर्मेट औपचारिक पत्र का होगा, वही फॉर्मेट दोस्तों हमारा क्या होता है, व्यावसायिक पत्र का भी होता है। तो इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। और प्रश्न पूछा जाता है व्यावसायिक पत्र के संबंध में, तो आपको औपचारिक पत्र वाला फॉर्मेट याद रखना है, या सरकारी पत्र वाला फॉर्मेट याद रखना है, और उसी फॉर्मेट के अनुसार आपको आंसर्स करते जाने हैं। ठीक हो गया। तो व्यावसायिक पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये तो पहला पॉइंट है। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो जो भी व्यावसायिक पत्र होता है, ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या कच्चा माल से संबंधित पत्राचार भी इसमें होता है। तो 2 और 3 दोनों सही है। एक क्यों नहीं सही है? देखिए, पहला क्या है, ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती। नहीं दोस्तों, आवश्यकता होती है। विशिष्ट नियम, शब्दावली और रूपरेखा की आवश्यकता इसमें भी होती है, सरकारी पत्र के अनुसार ही या औपचारिक पत्र के अनुसार ही। तो बी और सी इसमें सही है। और इस वजह से देखिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका है। देखिए, दिए कथनों में से 2 और 3 कथन सही है। जो पत्र व्यापारिक मामलों के संबंध में व्यापारियों अथवा कंपनियों की ओर से लिखे जाते हैं, या कंपनियों को सरकार की ओर से लिखे जाते हैं, व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्रों में विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है। अब देखिए, व्यक्तिगत पत्र दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि व्यक्तिगत पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र होता है, यानी कि जिसे हम व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं, यानी कि अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, या अपने समान लेवल के कर्मचारी को, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, उसको जो हम पत्र लिखते हैं, वह व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है। देखिए, तो व्यक्तिगत पत्र रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने जान पहचान के सगे संबंधियों को, इनको लिखा जाता है। ठीक है, दोस्तों को लिखा जाता है। इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखा जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। बड़े लोग, आपके पिताजी आपको जो पत्र लिखेंगे, वह क्या होगा? व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखा जाता है। बिल्कुल, आप अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपनी दीदी को जो पत्र लिखेंगे, वह भी व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आएगा। इसमें इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं। और अनौपचारिक पत्र होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसमें क्या होगा? हमारा असत्य। क्यों? क्योंकि इसमें आपसी संबंध का प्रभाव पड़ता है यार। हम अपने माता पिता, दीदी, दोस्त, मित्र, यार, गर्लफ्रेंड, उनको जो पत्र लिखा जाता है, वह हमारा व्यक्तिगत पत्र होता है। तो इसमें क्या होता है? संबंध का प्रभाव पड़ता है, संबंध वाले को ही यह पत्र लिखा जाता है। इस कारण यह हमारा क्या है दोस्तों? अनौपचारिक पत्र है। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यक्तिगत पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों या अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। इस प्रकार के पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है। इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है, न कि औपचारिकता को, यानी कि मतलबी पत्र नहीं होता है। जैसे पुराने जमाने में दोस्तों जब फोन वोन नहीं होते थे ना, तो किसी के, जैसे कोई कॉलेज वॉलेज कर रहा है, तो अपने पिताजी को पत्र लिखा था, पिताजी मुझे इस माह में इतने धन की आवश्यकता है, इतनी मेरी फीस लगनी है, इतने का मुझे सामान लेना है, ये वो सो। ठीक है, आजकल तो फोन में सब कुछ हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे ये जो होते हैं व्यक्तिगत पत्र या अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासी की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो देखिए, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से दोस्तों नगर पालिका अध्यक्ष को जो भी पत्र लिखा जाता है, वह होता है क्या? शिकायती पत्र। क्यों? क्योंकि यह गंदगी की समस्या से पीड़ित से ग्रस्त लोगों के द्वारा लिखा जा रहा है नगर पालिका अध्यक्ष को, यानी कि शिकायत की जा रही है कि हमारे क्षेत्र में गंदगी की समस्या हो रही है, नालियों का निकास नहीं हो पा रहा है, नालियों में कचरा भर गया है। तो नगर पालिका अध्यक्ष को निवेदन किया जा रहा है कि आप इसे साफ करने की कृपा करें। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? शिकायती पत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक हो गया। और शिकायती पत्र भी क्या होता है? सरकारी पत्र के अंतर्गत ही आता है।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही है। क्रमबद्धता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। विनयशीलता भी होनी चाहिए पत्र में भी, बिल्कुल सही है। आप किसी को ऐसे तड़ी तड़ी में या गुस्से में नहीं कह सकते हो कि यार तू मेरा ये काम कर, वो बाध्य नहीं है तुम्हारा काम करने के लिए। विनयशीलता होनी बहुत जरूरी है। संक्षिप्तता यानी कि संक्षिप्त रूप में होना जरूरी है। ये नहीं कि तुम पत्र लिख रहे हो और 20 पेज का पत्र लिख दो, भाई अधिकारी भी सोचेगा यार ये पत्र है क्या है, कैसे पढ़ूंगा मैं इसको, ठीक है। क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट क्रम सिक्वेंसली आपकी चीजें होनी चाहिए। भाषा शैली सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए। विचारों की स्पष्टता, यानी कि जो भी आप पत्र लिख रहे हैं उसमें आपका जो उद्देश्य है वह स्पष्ट होना चाहिए, संक्षेप में होना चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए, भारी सजावट या विनयशीलता आदि होना चाहिए। लेकिन जो प्रेक्षक होता है दोस्तों, वह क्या होती है, पत्र की विशेषता नहीं होती। क्यों? प्रेषक तो क्या होता है, जो पत्र भेजता है वह प्रेक्षक होता है, तो ये विशेषता से तो प्रेक्षक का कोई संबंध ही नहीं है ना। तो विशेषता कौन सा नहीं है, प्रेक्षक हमारी विशेषता नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको टैकल करते रहिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में नहीं आएगा? आप दोस्तों व्यक्तिगत पत्र या वैयक्तिक पत्र मैंने आपको बता दिया है क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं, तो आपको खुद से करना है। व्यापारिक पत्र, मित्र को पत्र, संपादक के नाम पत्र या फिर प्रार्थना पत्र। बताने की जरूरत है ही नहीं दोस्तों कि वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में कौन सा पत्र आएगा। तो जो भी पत्र आप अपने मित्र को लिख रहे हैं वह वैयक्तिक पत्र या फिर व्यक्तिगत पत्र या फिर दोस्तों हम इसे कहते हैं कि अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। जबकि व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र और संपादक के नाम पत्र या संपादकीय पत्र, ये सभी हमारे क्या होते हैं दोस्तों, औपचारिक पत्र होते हैं। क्या होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। जबकि मित्र को पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र या फिर व्यक्तिगत पत्र होता है। वैयक्तिक या व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। वैयक्तिक पत्र में तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों या अन्य परिजनों को लिखा जाता है। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो मुझे नहीं लगता दोस्तों ये प्रश्न आपको बताने की आवश्यकता है कि जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन को एक साथ अनेक विभागों को भेजा जाता है या अनेक डिपार्टमेंट्स में प्रेषित किया जाता है तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, हमारा परिपत्र। इसको बताने की हम बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत डिटेल में आपको ये बता रखा है। पढ़ सकते हैं आप, जब कोई भी सरकारी ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए, अनेक डिपार्टमेंट्स को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। इसे ही गस्ती पत्र भी कहा जाता है। इसमें प्रेषक एक ही अधिकारी होता है तथा पाने वाले अनेक होते हैं। समझा रखा था इस बारे में दोस्तों सब कुछ मैंने आपको। अगला प्रश्न है कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है, बहुत बार बताया है, अर्धशासकीय पत्र होता है। व्यक्तिगत रूप से एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा दूसरे सरकारी कर्मचारी को, अपने समान लेवल के कर्मचारी को जो पत्र लिखा जाता है वह हमारा अर्ध सरकारी पत्र होता है। और ये अर्ध सरकारी पत्र दोस्तों क्या, अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। पढ़ सकते हैं बाकी आप यहाँ पे कि सरकारी अधिकारियों के मध्य में सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। इनका उद्देश्य सरकारी कार्यों में तत्परता और दूरगामिता प्रदान करना होता है, साथ ही किसी विशेष बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? तो आप लोगों ने भी बहुत लिखा होगा। तो अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए दोस्तों? आपका आज्ञाकारी शिष्य। आप लोगों ने बहुत बार एप्लीकेशन लिखी होगी, तो वही प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। यूपी SSC का जो वीडियो का एग्जाम है, ग्राम विकास अधिकारी का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया कि एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखता है वो किसी भी कार्य के लिए या छुट्टी के लिए, तो उसमें अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना चाहिए, ठीक है। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना चाहिए, ये चीजें होगी, ठीक है। संबोधन में क्या लिखना चाहिए? महोदय, महोदया, इस टाइप से। सविनय निवेदन इस प्रकार है कि इस प्रकार से लिखा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मच्छरों के प्रकोप से बचने के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, प्रधानमंत्री को, प्रधानाध्यापक जी को या फिर शिक्षा अधिकारी को? तो मच्छरों के प्रकोप के संबंध में अगर शिकायत पत्र लिखना हो दोस्तों तो ये किसे लिखेंगे? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। इसको स्वास्थ्य अधिकारी को ये पत्र लिखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? शासकीय पत्र दोस्तों यानी कि सरकारी पत्र, सरकारी पत्र यानी कि कार्यालयी पत्र, ठीक है। क्या होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। देखिए, पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, क्या दोस्तों ये गलत है? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, बिल्कुल। आप फॉर्मेट खोल के देख लीजिए जो मैंने आपको लिखाया था सरकारी पत्र का। संबोधन महोदय,
बाईं ओर लिखा जाता है, यही बिल्कुल सही है। तो पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, क्या ये दोस्तों सही है? नहीं। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, क्योंकि जो तिथि लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है? जब आप सबसे ऊपर दाईं ओर पत्र संख्या लिखते हैं, उसके बाद में बाईं ओर क्या लिखते हैं? प्रेषक का नाम लिखते हैं, फिर प्रेषित का नाम लिखते हैं, फिर जाके आप उसमें जो कार्यालय का नाम या अनुभाग का नाम लिखते हैं, और उसके आगे दाईं ओर फिर लिखा जाता है हमारा विषय से पहले ऊपर दाईं ओर लिखा जाता है क्या? तिथि और दिनांक। इस कारण पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, शासकीय पत्र में तिथि हमेशा पत्र संख्या के नीचे ओर लिखी जाती है, प्रेषक और प्रेषित के नाम के नीचे ओर लिखी जाती है। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित करना हो तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। ठीक है, परिपत्र के बारे में पहले ही बता चुका हूं दोस्तों मैं आपको कि यदि कोई भी पत्र संबंधित कार्यालयों को प्रेषित करना हो तो उसे परिपत्र कहते हैं। व्यक्तिगत पत्र क्या होता है? यह पत्र मित्र, प्रेमी, प्रेमिका, सखी इत्यादि को प्रेषित किया जाता है। व्यक्तिगत पत्र रिश्तेदारों को, पिताजी को, माताजी को, गर्लफ्रेंड को, सहेलियों को जो भी लिखा जाता है व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। कार्यालय आदेश, किसी कार्यालय में दिया गया आदेश पत्र कार्यालय आदेश कहलाता है। अधिसूचना, ऐसी सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हो अधिसूचना कहलाती है। इन सब के बारे में आपको डिटेल्स में बता चुका हूं। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है? लेखाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी को, आचार्य महोदय को, या फिर कुलपति को। देखिए, बाढ़ आई हुई है तो उसमें कॉलेज का कुलपति क्या करेगा भाई? आचार्य जी क्या करेंगे? उसमें लेखाधिकारी महोदय क्या करेंगे? तो किसको लिखा जाता है? जिलाधिकारी को। बाढ़ पीड़ितों के संबंध में जो पत्र लिखा जाता है जिलाधिकारी को लिखा जाता है, और ये औपचारिक पत्र होता है। क्या होता है? औपचारिक पत्र होता है। सरकारी पत्र के अंतर्गत भी आप इसे डाल सकते हैं। बाढ़ पीड़ितों के सहायता के संबंध में पत्र जिलाधिकारी को लिखा जाता है। मेनली एक हिसाब से हमारा प्रार्थना पत्र ये होता है कि हमारे क्षेत्र में बाढ़ बढ़ गई है, इसके लिए आप कुछ उपाय सोचिए, नदी का पानी हमारे गांव में आ रहा है, हमारे गांव में बादल फट गया है, इस संबंध में गांव वालों को आपदाग्रस्त के तहत कुछ योजनाएं दी जाएं। इस प्रकार से जो पत्र लिखा जाता है वो हमारा जिलाधिकारी महोदय को लिखा जाता है, ताकि आपदा प्रबंधन की टीम या फिर एसडीआरएफ की टीम को वहां पर नियुक्त किया जा सके। ठीक है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है किससे? माननीय महोदय, प्रिय मित्र, पूजनीय, प्रिय आत्मज। देखिए दोस्तों, किसी भी अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं तो ये किस श्रेणी में आएगा? औपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। औपचारिक पत्र यानी कि दोस्तों आप किसी को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं तो हमेशा संबोधन का प्रयोग करेंगे, और संबोधन का प्रयोग आप करेंगे तो वहां पर आप माननीय, महोदय, महोदया इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो माननीय महोदय, महोदया, ये क्या होता है? सरकारी पत्र या फिर औपचारिक पत्र में संबोधन होता है, जो मैं आपको पहले बहुत अच्छी तरह बता चुका हूं। बाकी प्रिय मित्र, प्रिय, प्रेयसी, प्रियजी, पूजनी, प्रिय आत्मज, प्रिय पुत्र, ये सब का प्रयोग आप दोस्तों अनौपचारिक पत्रों में करते हैं। तो अधिकारी को पत्र लिखना है तो संबोधन में माननीय महोदय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसी भी अधिकारी को पत्र लिखना है तो अधिकारी के लिए माननीय महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। मित्र को पत्र लिखना है तो प्रिय मित्र लिखेंगे। गुरु को पत्र लिखना है तो आदरणीय लिखते हैं। पुत्र को पत्र लिखना है तो प्रिय आत्मज लिखते हैं। पिता को पत्र लिखना है तो पूजनीय लिखा जाता है। ठीक है, और ये हमारे क्या है? अर्ध अनौपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र आप भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? नियम, कर्तव्य, आदेश या फिर अधिकार। तो अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो देखिए, नियम में अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, कोई भी ऐसी सूचना जो कि राजपत्र में प्रकाशित होती है, राजपत्र में जो भी प्रकाशित होती है वो अधिसूचना कहलाती है। मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं अधिसूचना के बारे में बहुत डिटेल्स में आपको बता चुका हूं। इसमें नियम क्षेत्र में भी किया जाता है, आदेश में भी किया जाता है, अधिकार में भी किया जाता है। कर्तव्य में दोस्तों क्या होता है? अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य में नहीं किया जाता है, जबकि नियम, आदेश, अधिकार क्षेत्र में किया जाता है। और अधिसूचना का प्रयोग विज्ञप्ति निकालने, विशेष सूचना प्रदान करने, इन क्षेत्रों में भी किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या इसका? कर्तव्य। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या लिखेंगे? तो ये मैंने आपको बता दिया, क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र लिखेंगे। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना हो तो संबोधन में प्रिय मित्र लिखेंगे, जबकि आदरणीय का प्रयोग अपने बड़ों के लिए किया जाता है, आदरणीय नहीं लिखेंगे। ठीक है, पूजनीय का प्रयोग कहां पे किया जाता है? पिताजी को जब पत्र लिखते हैं। आत्मज का प्रयोग जब पिता पुत्र को पत्र लिखता है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? अर्थशासकीय पत्र मित्रतापूर्वक भाषा में लिखा जाता है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है अर्थशास्त्र पत्र में। अर्थशास्त्र पत्र में स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी या सिंसियरली लिखा जाता है, सिंसियरली लिखा जाता है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख करता है। अब दोस्तों जो ये अर्थशास्त्री पत्र होता है, इसमें देखिए, अर्थशास्त्री पत्र मित्रतापूर्वक भाषा में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या होता है? अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। संबोधन के लिए प्रिय, प्रियश्री, इनका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, भी बिल्कुल सही है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके अपने पद का उल्लेख करता है, दोस्तों ये क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि समान पद को ये लिखा जाता है, समान पद वालों को क्या होता है? अर्थशास्त्री पत्र लिखा जाता है।
ठीक है। हस्ताक्षर करके विभाग का नाम लिखो या हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख किया आता है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है। भेजने वाला केवल इसमें क्या होता है, हस्ताक्षर करता है, पद का उल्लेख नहीं करता है। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है, तो सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र दोस्तों हमारा क्या होता है, परिपत्र कहलाता है। केंद्र सरकार जब सभी राज्यों को कोई भी दिशा निर्देश पत्र, स्मरण पत्र, अनुस्मारक, सरकारी पत्र, योजना के बारे में पत्र भेजता है तो वो क्या होता है, हमारा परिपत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि मुख्य टिप्पण क्या होता है। टिप्पण का उद्देश्य मैंने आपको बताया था दोस्तों, मामलों का निपटारा करना। अब देखिए ऑप्शन, मुख्य टिप्पण का उद्देश्य सक्षम अधिकारी द्वारा लिखा जाने वाला, विस्तृत रूप से लिखा जाने वाला, सूक्ष्म रूप से लिखा जाने वाला, या किसी सहायक या लिपिक द्वारा सर्वप्रथम लिखा जाने वाला। तो मुख्य टिप्पण क्या होता है, किसी भी सहायक या लिपिक द्वारा सर्वप्रथम लिखा जाने वाला लेख ही क्या कहलाता है, हमारा मुख्य टिप्पण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि संक्षेपण मूल पाठ से, अभी और क्वेश्चन भी है सॉरी, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण जो होता है वो मूल पत्र से कितने शब्दों में लिखना चाहिए दोस्तों, तो जितने भी शब्द हैं दोस्तों आपके पास में उसका 1/3 यानी कि 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। ठीक है। तो संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए, 1/3 शब्दों में। और संक्षेपण को लिखने के लिए मूल पाठ के 1/3 या 1/3 शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो आज दोस्तों हमने अभी तक कितने 19 और 7 26 प्रश्नों के बारे में बात कर लिया। 3 से 4 क्वेश्चन और बात करेंगे हम पत्र लेखन के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी अधिकारी या व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखे जाने वाले सरकारी दस्तावेज की संज्ञा है या को कहते हैं क्या, अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। मैंने आपको बहुत बार ये बता चुका है। ठीक है। किसी भी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए या मामलों का निपटारा जल्द से जल्द करने के लिए व्यक्तिगत रूप से एक विभाग के कर्मचारी के द्वारा दूसरे विभाग में अपने समान लेवल के कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से जो पत्र लिखा जाता है वह हमारा अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी भी पत्र के विषय, किस पत्र में विषय का उल्लेख नहीं किया जाता है दोस्तों, जो हमारा अनौपचारिक पत्र होता है, मित्र, सगे संबंधियों, व्यक्तिगत पत्र, बधाई पत्र, पुत्र पत्र, मित्र, जो भी ये इस प्रकार के पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र जो होते हैं, उसमें हमारा विषय का उल्लेख करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ कुछ पत्रों में किया भी जाता है दोस्तों, लेकिन अधिकतर पत्रों में हमारा नहीं भी किया जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अपने मित्रों, बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस पत्र के नाम से जाना जाता है। तो अपने मित्रों को, बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को दोस्तों किस श्रेणी में ये आते हैं, तो ये अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों, अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में ये आते हैं। शायद यहाँ पे फोटो पूरी नहीं है। तो जो भी पत्र आप अपने मित्रों को, बंधुजनों को लिखेंगे तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, अनौपचारिक पत्र होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कार्यालय में सभी को सामान्य सूचना ज्ञात कराने के लिए किस प्रकार का दस्तावेज जारी किया जाता है, तो परिपत्र जारी किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है। और ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। छात्र द्वारा प्राचार्य को लिखा जाने वाला पत्र किस प्रकार का पत्र माना जाता है, तो छात्र द्वारा प्राचार्य को लिखा जाने वाला पत्र या जो प्रार्थना पत्र होता है वह दोस्तों हमारा क्या होता है, औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है, क्योंकि आप प्रधानाचार्य को व्यक्तिगत तौर पर या व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो ये थे दोस्तों आज के आपके क्वेश्चन। करीबन 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने बात करी पत्र लेखन के, और पुराने जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको करा दिया। पूरा पत्र लेखन का कॉन्सेप्ट हमारा हो गया है। बाकी आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों एक पार्ट इसका और आएगा, जिसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पार्ट के साथ में। वीडियो पसंद आती है दोस्तों शेयर जरूर करें। इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।